स्टार प्लस के सीरियल झनक की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, जहां पर अर्शी और अदिति की साजिशों का शिकार झनक होने वाली है। जी हां दोस्तों, झनक पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया जाएगा और वह इस साजिश के कारण जेल भी जा सकती है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि झनक का जीवन अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जिसका उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। झनक ने जिस अदिति को अपना दोस्त और करीब समझा था, वही अब उसके खिलाफ हो जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है जब अर्शी और अदिति मिलकर झनक को झूठे इल्जामों में फंसा देती हैं। अर्शी ने तो घर में पुलिस बुलवा ली है और पूरी साजिश रचने में जुटी हुई है। उसके साथ अनिरुद्ध भी है, जो अपनी पावर और पोजीशन का इस्तेमाल करके पुलिस को टिप्स देता है कि कैसे झनक को गिरफ्तार किया जाए। अर्शी और अदिति के इस षड्यंत्र का हिस्सा बनकर अनिरुद्ध झनक को पूरी तरह से मुसीबत में डाल देता है। वहीं दूसरी ओर ऋषि झनक के साथ खड़ा होता है। ऋषि झनक का पूरा समर्थन करता है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि झनक चोरी नहीं कर सकती। वह बार बार सबको बताने की कोशिश करता है कि झनक कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब पुलिस तहकीकात करती है और झनक का फिंगरप्रिंट लिया जाता है तो सबको एक बड़ा झटका लगता है। झनक का फिंगरप्रिंट उस जगह पर नहीं पाया जाता जहां चोरी हुई थी और यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यहाँ पर झनक की स्थिति और भी जटिल हो जाती है। वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कई बार लोगों से कहती है कि वह चोर नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। झनक अपने मासूमियत के साथ बार बार सबको यह समझाने की कोशिश करती है कि उसने कभी चोरी नहीं की है। उसका कहना है कि उसकी मां ने उसे कभी चोरी करना नहीं सिखाया और वह खुद कभी ऐसे काम नहीं कर सकती। हालांकि उसके सारे शब्द किसी के दिल में नहीं उतरते। अर्शी और अदिति ने मिलकर झनक पर चोरी का इल्जाम लगा दिया है और अब झनक को जेल भेजने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस की जांच शुरू होती है और इस दौरान झनक को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता। यह स्थिति झनक के लिए काफी कठिन हो जाती है क्योंकि अब उसे अकेले इस साजिश का सामना करना पड़ रहा है। हर कोई उसे शक की नजरों से देखता है और उसे समझाने वाला कोई नहीं होता। इतना सब होने के बाद भी ऋषि झनक के समर्थन में खड़ा रहता है। वह लगातार यह बताता है कि झनक को किसी भी हालत में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसका मानना है कि सच्चाई हमेशा जीतती है और वह किसी भी कीमत पर झनक को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए तैयार है। यही नहीं, ऋषि ने तो अदिति को भी चेतावनी दी है कि झूठे इल्जाम लगाने और साजिश करने के लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अदिति की मां से फोन पर रोने की स्थिति में बात होती है। अब वह खुद को बेहद शर्मिंदा महसूस करती है, लेकिन अब भी उसने जो किया है उसके लिए वह पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने अपनी बेटी को घर ले जाने का फैसला किया है, लेकिन शादी की बात को टाल दिया है। झनक के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उन्हें लेकर परिवार के बीच तनाव बढ़ चुका है। इस बीच अर्शी झनक को लगातार ताने मारती रहती है, जबकि मिस्टी झनक का पूरा साथ देती है। झनक चुपचाप सब सह लेती है और कहती है कि परिवार की एकता सबसे जरूरी है। वहीं ऋतिमान लौटकर आता है और झनक को सांत्वना देता है। रात में ऋषि झनक से अकेले में बात करता है और कहता है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। वह अब झनक की पूरी रक्षा करेगा। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है जब परिवार डिनर पर एकजुट होने की कोशिश करता है, लेकिन अदिति के माता पिता नाराजगी जाहिर करते हैं। सबके बीच तनाव चरम पर पहुंच जाता है। फिर अचानक फॉरेंसिक टीम रिपोर्ट लेकर आती है। रिपोर्ट का खुलासा करते हुए फॉरेंसिक अधिकारी गंभीर स्वर में बोलता है, हमारी जांच पूरी हो गई है। गहनों और बैग पर केवल अदिति मैम के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। झनक का कोई निशान नहीं है। यह साजिश का मामला लगता है। यह सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। अनिरुद्ध का चेहरा लाल हो जाता है और अदिति रोने लगती है। इस रिपोर्ट से सबका दिल बैठ जाता है क्योंकि अब सच्चाई सामने आ चुकी है। यह रिपोर्ट पूरी कहानी का मोड़ साबित होती है
क्योंकि अब सबको यह समझ में आ जाता है कि यह साजिश अदिति और अर्शी ने मिलकर रची थी। इस एपिसोड का अंत ऋषि और झनक के बीच बढ़ते हुए रिश्ते और शादी के भविष्य को लेकर सस्पेंस के साथ होता है। साथ ही यह सवाल भी बना रहता है कि क्या झनक को निर्दोष साबित किया जाएगा और क्या अदिति और अर्शी के खिलाफ सजा होगी। सीरियल झनक की कहानी में यह ट्विस्ट अब और भी दिलचस्प हो गया है। अनिरुद्ध चीखते हुए अदिति की ओर दौड़ते हैं और कहते हैं, तूने यह सब क्यों किया? अपनी शादी के दिन झनक को फंसाया। हमने तुझे क्या सिखाया था? यही सब सिखाया है। अदिति घुटनों के बल रोते हुए अपने पिता से माफी मांगती है। पापा, मुझे माफ कर दो, मुझे झनक से जलन हो रही थी। वह सबकी फेवरेट बन गई थी और मैं उसे सहन नहीं कर पा रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। यह दृश्य पूरी तरह से भावनाओं से भरा हुआ होता है, जहाँ पिता के लिए अपनी बेटी के कृत्य को समझना बहुत मुश्किल होता है। इसी बीच झनक की चाचा जी, जेठू जी, जो पूरी तरह से अपनी गलती महसूस कर रहे होते हैं, झनक को गले लगाते हैं और कहते हैं, बेटी मुझे माफ कर दो। हमने बिना कुछ सोचे समझे तुम पर इल्जाम लगा दिया। तुम्हें बहुत डांटा, बहुत बुरा किया। हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू निर्दोष है। झनक आंसू पोंछते हुए चाचा जी से कहती है, कोई बात नहीं चाचा जी। परिवार की एकता ही सबसे बड़ी सजा है। कृपया अदिति दीदी को माफ कर दीजिए। ऋषि, जो झनक के पक्ष में खड़ा है, अब अदिति से शक्ति से कहता है, अगर तुमने यह सब नहीं किया होता तो आज तुम कितनी अच्छी होती, लेकिन तुमने झूठी साजिश रची और अब तुम पर झूठा केस हो सकता है। कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन चेतावनी के रूप में यही पर्याप्त है। अर्शी, जो अभी भी झनक को ताना मारने से नहीं चुकती, झनक को अपमानित करती है और कहती है, हाँ रे भगवा, अब तू निर्दोष मिस्ट्री बन गई है। लेकिन अर्शी को मिस्टी डांटते हुए कहती है, चुप करो, झनक ने कुछ नहीं किया है। इसके बाद अनिरुद्ध अदिति को उठाते हैं और कहते हैं, चलो घर, शादी की बात बाद में करेंगे, आज यह सब खत्म करो। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। कहानी में एक नया मोड़ आता है जब झनक की पृष्ठभूमि पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वह एक गरीब लेकिन महत्वाकांक्षी लड़की है जो नृत्य में अपनी पहचान बनाना चाहती है। उसकी मां की मौत के बाद वह अनाथ हो जाती है और कश्मीर में रहती है। उसकी जीवन की यात्रा कड़ी और संघर्षपूर्ण रही है। लेकिन अब कहानी में एक नया लीप आता है। यह लीप 20 साल का होता है, जिसमें हम देखते हैं कि झनक और उसके परिवार की सभी रहस्यमयी घटनाओं का पर्दाफाश होता है। अब अर्शी और अदिति की साजिश का खुलासा हो चुका है और यह सामने आता है कि उन्होंने मिलकर झनक के खिलाफ सब कुछ रचा था। झनक का सबके दिलों में स्थान बन चुका है। वह अब निर्दोष साबित हो चुकी है और हर किसी की नजरों में बेकसूर है। लेकिन इसके बावजूद ऋषि का गुस्सा अदिति पर अब भी जारी है। वह कहता है, अदिति, तुमने जो किया वह बहुत गलत किया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुमने झनक के साथ जो किया वह अस्वीकार्य था। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद ऋषि और झनक के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। ऋषि अब झनक से अकेले में बातें करने के लिए उसे दूर ले जाता है। वह उसे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है, झनक, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। झनक, जो पहले से ही अपनी जीवन में आत्मनिर्भर और मजबूत रही है, ऋषि से कहती है, शहरी बाबू, आप अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान दीजिए। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूं, अच्छी हूं और अपनी सुरक्षा मैं खुद कर सकती हूं। मैं उतनी ही सक्षम हूं जितना कि मुझे होना चाहिए। अब कहानी में एक नया और बड़ा ट्विस्ट आता है। अदिति, जो पहले झनक पर चोरी का इल्जाम लगाने की कोशिश कर चुकी थी, अब अपनी सारी ज्वेलरी अपने कमरे में रख देती है। एक दिन जब झनक को किसी चीज के लिए अदिति के कमरे में भेजा जाता है, वह वहां जाती है और देखती है कि सारी ज्वेलरी बेड पर पड़ी हुई है। इसके बाद वह चुपचाप कमरे में तालाब लगाकर चाबी अदिति को देती है।
हालांकि कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब शादी के बाद अदिति अपने कमरे में पहुंचती है और पाती है कि उसका एक नेकलेस गायब है। इस स्थिति में वह बिना किसी प्रमाण के झनक पर इल्जाम लगाती है और कहती है, तुमने मेरा नेकलेस चुराया है। यह इल्जाम पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले आता है। अब झनक को एक और झूठे इल्जाम का सामना करना पड़ता है। यह उसे पूरी तरह से चौंका देता है क्योंकि उसे कभी यह नहीं लगा था कि उसे फिर से इस तरह की साजिश का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि झनक अब पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है। वह अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए हर कदम उठाती है और पूरी सच्चाई सामने लाती है। झनक का संघर्ष अब केवल उसके खिलाफ नहीं, बल्कि परिवार की पूरी साजिश और विश्वासघात के खिलाफ हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे घटनाएं सामने आती हैं, हम देखते हैं कि झनक की ताकत और उसकी क्षमता अब हर किसी के सामने स्पष्ट हो रही है।